हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा संसाधनों की पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की। हमने बात की थी प्राकृतिक गैस, हमने बात की थी पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत के बारे में। आज का जो हमारा लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, इसमें हम बात करेंगे गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और फिर हम लास्ट में थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि क्यों हमें ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करें। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करते हैं। सबसे पहले है परमाणु या अणु ऊर्जा। जो गैर पारंपरिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वो होते हैं जो हमने हाल ही में प्रयोग करने शुरू किए हैं। उनमें से केवल यही परमाणु ऊर्जा या अणु ऊर्जा है, उसको छोड़ के बाकी सभी रिन्यूएबल है, यानी कि उनको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। केवल यही है जो फॉसिल फ्यूल, ये या हम कह सकते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल के ऊपर आधारित ऊर्जा संसाधन थे, उन्हीं की तरीके से ये भी है कि ये खनिज आधारित ऊर्जा संसाधन है जो अनवीनीकरण योग्य है, समाप्य संसाधन है। लेकिन महत्वपूर्ण है, ये आपके मैप वर्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमाणु या ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम इसीलिए शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके साथ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास अभी जो हैं, ये 2010 का मैप दिया गया है, अभी और भी ऐड हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी पर हमें बना रहना। तो सबसे महत्वपूर्ण में से एक पहला जो है वो है नरोरा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये नोएडा से आसपास है, यानी कि नोएडा के आसपास का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास में, लेकिन नोएडा के आसपास का मतलब आप लोकेशन शो करोगे। यहाँ पर राजस्थान में रावत भाटा है परमाणु ऊर्जा केंद्र। काकरापारा गुजरात में है, तीसरा महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर, काकरापारा और तारापुर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, ये महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास है। केगा कर्नाटका में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मद्रास, जिसे हम कल्पक्कम भी कहते हैं, ये ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। इसके अलावा कुडईकुलम है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जो तमिलनाडु के बिल्कुल सेंटर में है कुडईकुलम। हालांकि आपके सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है। और हरियाणा में भी एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। फतेहाबाद में गोरखपुर के आसपास का इलाका है, वहाँ पर ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित नहीं है बल्कि कार्य चल रहा है प्रगति पे। उम्मीद है कि 2025 के आसपास ऊर्जा है वो उत्पादित होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको मैप वर्क के लिए याद रखना है। नरोरा यूपी, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटका, कल्पक्कम तमिलनाडु और कुडईकुलम तमिलनाडु। हरियाणा की बात करें तो फतेहाबाद, कौन सा, गोरखपुर, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब ये परमाणु या अणु ऊर्जा कैसे होती है, इसमें परमाणु साइंस में भी आपने पढ़ा है, विज्ञान में पढ़ा है, उसकी संरचना में परिवर्तन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी परमाणु का जब विखंडन होता है तो बड़ी मात्रा में अपार ऊर्जा निकलती है, उसी से बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए यूरेनियम, थोरियम, ये कच्चा माल है जो उपयोग में लाया जाता है। ये झारखंड और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा थोरियम केरल की मोनाजाइट जो रेत है उसमें भी पाया जाता है। फिर भी हमारे पास भंडार है वो अपर्याप्त है, इसलिए हम विदेशों से, विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया से इसको आयात किया जाता है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत और गैर परंपरागत, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने बात की थी कि गैर परंपरागत के गुण क्या हैं, तो वो सभी इसमें ऐड कर सकते हो कि ये ऊर्जा का नवीनतम साधन है, ये नवीनीकरण योग्य साधन है, ये प्रदूषण नहीं करते हैं, इन्हें भविष्य के संसाधन कहा जाता है, ये आसानी से मिलते हैं, ये सस्ते होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इनके गुण हैं। तो आप वो सारे पॉइंट्स इन सभी के साथ ऐड कर सकते हो। इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, हम सिर्फ बाकी चीज़ें बात करेंगे। तो वो जब भी पूछा जाए तो आप उन पॉइंट्स को इनके साथ ऐड करके लिखोगे। तो चलिए हम सौर ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इसमें सौर ऊर्जा के लिए बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं, भविष्य उज्ज्वल है। यहाँ पर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, उसके यूज़ से सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में
बदला जा सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे उनके घर में सोलर पैनल है वो लगे होंगे, आप उसका उपयोग कर भी रहे होंगे। ग्रामीण या दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। गांव में हर घर के ऊपर इस प्रकार के सोलर पैनल लगभग आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा किसान है वो कृषि कार्यों के लिए यानी कि ट्यूबवेल वगैरह के लिए भी इनका उपयोग करें। गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी मतलब छूट दे रही है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इससे जलाऊ लकड़ी और उपलों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता को कम करने में मदद मिली है। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हम उपलों का उपयोग करते थे उसको अब हम खाद के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो दोहरे लाभ हो रहे हैं इससे, यानी हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है और दूसरा ये कि लकड़ी अगर हम यूज़ नहीं करें तो मतलब पेड़ों की कटाई नहीं होगी, पर्यावरण संरक्षण होगा। दूसरा उस खाद को जो उपलों के तौर पर हम यूज़ कर रहे थे उसको हम खेतों में डाल सकते हैं, उपजाऊ क्षमता मिट्टी की बढ़ेगी। इसमें माधोपुर गुजरात में है। यहाँ पर हमारे देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर ज़्यादा संभावना है? गुजरात और गुजरात के साथ साथ राजस्थान है, वहाँ पर अपार संभावना है सौर ऊर्जा की। उसके बाद हम पवन ऊर्जा पे आते हैं। पवन ऊर्जा की भी काफ़ी सारी संभावनाएं। लंबी तटरेखा जहाँ पर तेज़ गति से पूरे दिन भर पवन चलती है और रात को भी पवनें चलती है काफ़ी तेज़ गति से, तो यहाँ काफ़ी संभावनाएं। सबसे बड़ा जो पवन का क्लस्टर लगाया गया वो तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर के मदुरई तक लगाया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप सभी महत्वपूर्ण तटीय जो राज्य हैं उनके नाम लिख सकते हो, वहाँ पर इनकी संभावनाएं अधिक है और वहाँ पर उत्पादन भी हो रहा है। नागरकोइल और राजस्थान के जैसलमेर में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग किए जा रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं वो कामयाब रहे हैं। ये भी लोकप्रिय होता जा रहा है। बायोगैस है, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, नवीनीकरण योग्य है, बार बार उपयोग कर सकते हैं, प्रदूषण नहीं करता, सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, वो सारे गुण हैं इसमें। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस का उत्पादन करने के लिए झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशु मानव अपशिष्ट हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी कि झाड़ियाँ हैं या कृषि के अपशिष्ट हैं या पशु अपशिष्ट हैं या मानव अपशिष्ट है उसका उपयोग किया जाता है। उनसे गली सड़ी चीज़ें हैं उनसे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। आमतौर पे गांव में पशुओं के जो गोबर का उपयोग इसमें किया जाता है बायोगैस यंत्र में, इसलिए इसे गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है ग्रामीण भारत में। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपके गांव में आपके आस पड़ोस में ज़रूर गोबर गैस प्लांट होगा, आप उसको जा कर के विजिट कर सकते हो, देख सकते हो वो फंक्शन कैसे करता है। इससे मीथेन गैस है वो प्राप्त होती है और उसको जैसे प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर में जो यूज़ करें, उसी तरीके से उसको उपयोग में लाया जाता है। और एक अगर बायोगैस प्लांट है तो वो 2 या 3 घरों की ऊर्जा सप्लाई कर सकता है। तो महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय भी हो रहा है, उपयोग में ही लेके आ रहे हैं। इसका उपयोग सिर्फ ये नहीं कि खाना पकाने के लिए किया जाना है, इसका उपयोग पशुओं के लिए जो भी चारा तैयार करना है, पकाना है, उसके लिए किया जाता है, पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, सब कार्यों के लिए किया जा सकता है इसके लिए। इससे भी दोहरा लाभ हो रहा है, किसानों को ऊर्जा मिल रही है, पहला फ़ायदा। दूसरा ये है कि उन्हें खाद मिल रही है, यानी जो अपशिष्ट उपयोग में लाए जाते हैं कुछ समय के बाद उनको निकाल दिया जाता है और उनको खेतों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये जुड़वां लाभ प्राप्त होते हैं बायोगैस का और ये भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय दिन प्रतिदिन होती जा रही है। सरकार इसमें भी मोटिवेट करती है और लोगों को सब्सिडी देती है। ज्वारीय ऊर्जा, सारे गुण है इसमें भी। नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है, सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, भविष्य के ऊर्जा का संसाधन है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता। इसमें ज्वार भाटा जब आते हैं महासागर में, जब ज्वार आते हैं सागर में, उनका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जब ज्वार भाटा आता है, पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है, पानी काफ़ी आगे तक आ जाता है, तो उसको रोक लिया जाता है उस पानी को फ्लड गेट के द्वारा, और बाद में उस पानी को पाइपों के द्वारा धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जब छोड़ा जाता है तो टरबाइन घुमाई जाती है, जैसा कि हमने बांधों के बारे में समझा था, और उससे बिजली पैदा की जाती है। उसे हम ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। बनने के बाद वैसी होगी वो। भारत में खंबात की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के डेल्टा या गंगा डेल्टा का जो इलाका है वहाँ पर ज्वार ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी है, उसके लिए आइडियल
लोकेशन है, यानी यहाँ पर बहुत अपार संभावना इस प्रकार के लोकेशन है जहाँ ज्वार भाटा है वो आसानी से उपयोग में ला सकते हैं हम इस प्रकार की ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय यानी कि भूमि के ताप का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा को उपयोग करके, ऊष्मा मतलब ऊर्जा को उपयोग करके उत्पादित ऊष्मा और बिजली को हम जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। उस तापमान वाले क्षेत्रों में भूजल चट्टानों से ऊष्मा अवशोषित करता है। जहाँ पर तापमान अधिक रहता है तो चट्टानें क्या होती है, वो गर्म होती है और उससे ऊष्मा है वो भूमिगत जल है वहाँ तक पहुँचती है और वो जल गर्म हो जाता है। जब ये इतना गर्म होता है तो ये पृथ्वी सतह की तरफ आता है। गर्म होने के बाद हल्का होकर ऊर्जा के तौर पर ऊपर आता है और भाप में बदल जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और बिजली को पैदा करने में किया जाता है। एक तो ये तरीका है कि उसके कारण ऊष्मा गर्म हो रही है। दूसरा ये भी आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा है, आगे 11th क्लास में पढ़ोगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, तापमान अधिक होता है, तो उससे भी वहाँ पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उस ऊर्जा को उपयोग किया जाता है, वो टरबाइन घुमाने में किया जाता है और उससे बिजली जो बनती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। बाकी सारे गुण इसमें भी हैं। ऊर्जा का सस्ता साधन है, एक बार शुरुआत होने के बाद आसानी से प्रोडक्शन किया जा सकता है, भविष्य का ऊर्जा संसाधन है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता है। तो ये थे ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। भूतापीय ऊर्जा है उसके दो अभी हमारे यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। एक तो मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, दूसरा पुग्गा घाटी लद्दाख में। ये पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये थे ऊर्जा के संसाधन जिनके बारे में बात की। कौन से संसाधन? हमने बात की ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों की जिनका हमने हाल ही में प्रयोग करना शुरू किया। अब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्यों आवश्यक है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक बुनियादी आवश्यकता है और ऊर्जा है वो हमारे आर्थिक विकास नहीं बल्कि हमारा जितना भी विकास है वो सब कुछ ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। तो ऊर्जा के तत्पोषणीय विकास की आवश्यकता है। इसके लिए दो चीज़ें की जा सकती है। एक तो ऊर्जा संरक्षण किया जाए क्योंकि बचत करना भी उत्पादन करना है। दूसरा ये कि हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं। अक्षय मतलब नवीनीकरण योग्य, जिनको हम बार बार में उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें से हमने इस सेशन में जिनकी बात की, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, इनका उपयोग हम ज़्यादा करें तो इससे हम ऊर्जा संसाधन जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं उनका संरक्षण कर पाएंगे। क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ हमने खनिजों के संसाधन में किए थे, वही पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि ये सीमित हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे अनवीनीकरण योग्य हैं, विकास के लिए ज़रूरी है, तत्पोषणीय विकास के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए हमें इन ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना है। ये आपका सोलर पैनल दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये पवन ऊर्जा के फॉर्म दिखाए गए हैं। अब कुछ हम सजेशन दे सकते हैं कि क्या किया जा सकता है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए। आप और भी सजेशन दे सकते हैं क्या क्या किया जा सकता है। पहला तो ये कि व्यक्तिगत वाहनों की बजाय हम सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। अब एक जो रोडवेज बस जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें लगभग 50 के आसपास लोग जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ऑफिस के लिए अगर हम 60 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं तो देखिए कितना गुना ज़्यादा हम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करें। तो एक तो ये है कि हम सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का उपयोग करें, इससे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। उपयोग में अगर ना हो तो बिजली को बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ करना कई बार हम भूल जाते हैं, हम क्लास से बाहर निकलते हैं स्विच ऑफ नहीं करते, ऐसा हमें आदत बना लेनी चाहिए। चाहे कहीं पर भी आप देखो, आपके घर में हो या कहीं पर भी आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हो, तो इसको भी एक आदत बनाइए, इससे भी हम ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। बिजली की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा स्टार होते हैं उसके ऊपर, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार। जितने स्टार बढ़ते जाते हैं इसका मतलब वो उतनी ही कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो हमें एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, इससे भी ऊर्जा संरक्षण में योगदान मिलता है। दूसरा, जब हम यूज़ ना करें हो किसी चीज़ को, चाहे टीवी का है, तो उसका स्विच न केवल बंद होना चाहिए बल्कि उसके वायर को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक एनर्जी का तब भी उपयोग हो रहा होता है।
तो ये तरीके हम अपना सकते हैं। जैसे एसी का उपयोग अगर हम करें तो एसी का टेम्परेचर है, ये नहीं कि पहले गर्मी बाहर आए टेम्परेचर बहुत लो करें फिर उसके बाद हम ब्लैंकेट या कंबल को यूज़ करें। उससे अच्छा है कि हम इतना कम रखें ही ना, टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें। तो इससे भी हम योगदान दे सकते हैं ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में। दिन में अगर कार्य करना है तो हम बाहर बैठ के करें, प्राकृतिक हवा में करें, हम लाइट वगैरह का यूज़ कम करें। तो ये तरीके हैं जिनसे हम ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप योगदान दे सकते हो। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जैसे हमने अभी बताया, उनका उपयोग करके भी हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ये है जैसे हमने बात की रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़। इससे हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये हमारा 5th चैप्टर था क्लास 10th ज्योग्राफी का, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बहुत आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी कुछ आपने नया जाना, नया समझा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। स्कोर अपना टारगेट लेके चलिए कि इसमें हमें आउट ऑफ आउट स्कोर करना है। कितना आसान रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।